साधना ने अपने इकलौते बेटे गगन की शादी निधि से कर दी। निधि बहू बनकर उनके घर आ गई। अगले दिन नई बहू अपने ससुराल की रसोई में गई तो वो चौंक गई। हे राम, ये रसोई है या गार्डन? भला रसोई में भी कोई इतनी सब्जियां उगाता है? बहू, मुझे हरी भरी रसोई पसंद है और छोटा परिवार है तो मैं ताजा सब्जियां अपनी रसोई में उगा लेती हूँ। ये एक स्लैब की जगह तो मैंने क्यारी के लिए ही बनवाई और इस खिड़की से सीधी धूप आ जाती है, इसलिए मैं ये खिड़की हमेशा खुली ही रखती हूँ। इससे ताजा हवा और धूप इन सब्जियों को मिल जाती है। सर्दियों के दिन थे, ऐसे में ठंड की वजह से निधि का काम करने का मन नहीं करता था, इसलिए दोनों वक्त का खाना उसकी सास ही बनाती थी। वो अपनी रसोई के गार्डन से ताजा ताजा सब्जियां तोड़ती और बना डालती, इसलिए ज्यादातर उस घर में अब हरी सब्जियां ही बनती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। निधि कुछ दिन में अपनी सास की इस हरकत से परेशान रहने लगी। वो अपने पति से बोली, क्या यार अंकित, माँ जी को जब देखो अपनी हरी भरी रसोई से वो घास फूस तोड़कर बना देती हैं। ये नहीं कि उसके अलावा भी कुछ और बना ले। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई जानवर हूँ और माँ जी मुझे चारा बना बनाकर खिलाए जा रही है। निधि, अब तुम्हारी शादी को 25 दिन हो गए। अब इस घर की रसोई तुम्हारे लिए नई नहीं रहेगी, इसीलिए अब से तुम रसोई में जाना शुरू कर दो और अब से तुम्हारा जो मन करे वो बना लेना। क्या क्या? मैं और खाना? लेकिन इतनी ठंड में मैं खाना कैसे बनाऊंगी? वेरी सिंपल, जैसे माँ बनाती है। मुझे तो इस ठंड में यही पता नहीं चलता कि वो रसोई है या तुम्हारा गार्डन। निधि, हरी सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं और हम सबको ताजी सब्जियां पसंद हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी साधना ने आवाज दी, बहू आ जाओ, खाना तैयार है, आकर खाना खा लो और अंकित को भी ले आओ। लो, फिर से वही पालक, मेथी, घिया, तोरिया, कद्दू बनाकर रख दिया होगा। वो खाने की टेबल पर आई तो देखा कि सरसों की साग और मक्के की रोटी बनाई है। लो, फिर हरा साग। निधि बेटा, लगता है अब तुझे खुद ही रसोई संभालनी होगी, नहीं तो सासू माँ तुझे ये हरा हरा साग और सब्जियां खिला खिलाकर तेरे शरीर का खून भी लाल से हरा कर देगी। अगले दिन से निधि ने रसोई की कमान संभाल ली। अब वो खाने में अक्सर तरी वाली सब्जियां या चाइनीज खाना ही बनाती, जिससे सास अब परेशान होने लगी और वो बोली, बहू ने तो परेशान ही कर दिया है। रोज रोज ये उल्टा सीधा खा खा कर तो पेट में गैस बनने लगी है। ये छोले, राजमा, ये चाइनीज खाना, ये सब हम नहीं खा सकते। उस रोज निधि रसोई में जाने लगी तो सास ने टोकते हुए कहा, बहू, रसोई की क्यारी से हरा पालक तोड़कर पालक पनीर बना लेना और साथ में धनिये पुदीने की चटनी भी बना लेना। लेकिन निधि रसोई में गई और कढ़ाई पनीर बना दिया। फिर उसने सबको खाना परोसा, जिसे देखते ही सास बोली, ये क्या बहू, मैंने तो तुमसे पालक पनीर बनाने को कहा था। ओफो माँ जी, पनीर ही तो खाना है, वो पालक के साथ खाओ या मटर के साथ, क्या फर्क पड़ता है? जबकि मैंने तो इसे काजू, क्रीम और दही के साथ बनाया। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। लेकिन बहू, अब हमारी उम्र ये सब मसाला खाने की नहीं रह गई है। अगर मैं ऐसा ही खाना खाती रही तो जल्द ही मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अब उसने सोचा, जब तक ये हरी भरी रसोई यहाँ पर रहेगी तब तक तो सासू माँ मुझसे भी ये हरी भरी सब्जियां ही बनवाती रहेगी, और इस भरी ठंड में तो मैं जितना इन सब्जियों को तोड़ती जाती हूँ उतना ये बढ़ती जाती। लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये हरी भरी सब्जियां सूखी जाए। अगर ये सब्जियों का गार्डन ही सूख जाएगा तो फिर तो सासू माँ मुझे खाना बनाने के लिए कहीं नहीं पाएगी। अब उसने जानबूझकर पानी में ज्यादा नमक घोलकर सब्जियों में डाल दिया, जिससे सारी सब्जियां गल गईं। सुबह निधि रसोई में आई तो वो मुरझाई हुई सब्जियां देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जानबूझकर वो चिल्लाने का ड्रामा करने लगी। हाय माँ जी, ये क्या हो गया? जल्दी आइए माँ जी, देखिए ये हमारी किचन गार्डन में क्या हुआ। साधना ने आकर जब अपनी सब्जियों को देखा तो वो बहुत दुखी हुई। हाय, मेरी ये हरी भरी सब्जियों को क्या हो गया? किसकी नजर लग गई मेरी रसोई बगिया को? मैं तो इन सबसे बहुत प्यार करती थी। अब चुप हो जाइए माँ जी, आप फिर से इसमें सब्जियां उगाकर इसको हरा भरा बना लेना। ऐसा नहीं होगा बहू, क्योंकि ये हरियाली सिर्फ ठंड में ही आती थी, क्योंकि ये सब्जियां साल भर में सिर्फ सर्दियों में ही होती थी। साधना ने फिर कोशिश की, लेकिन उसकी रसोई हरी भरी नहीं हुई। अब साधना बाहर जाकर हरी भरी सब्जियां ले आती, लेकिन एक दिन उसने देखा फ्रिज में रखी हरी सब्जियां सड़ रही हैं। लेकिन बहू उनको ना बनाकर तरीदार सब्जी बनाती। ये सब देखकर साधना को गुस्सा आया और उसने एक प्लान बनाया। वो अपनी बहू के कमरे में गई और उससे बोली, बहू, तुम हमेशा अपनी पसंद का खाना बनाती रहती हो, कभी हमारी पसंद का भी बना लिया करो। हाँ, बताइए ना माँ जी, क्या खाना है आपको? अभी तो मैं अपने लिए पालक की भुजी बना रही हूँ, लेकिन ऐसा करना, तुम सुबह नाश्ते में छोले भटूरे और दिन में राजमा चावल वो बना लेना। ये सब सुनकर निधि बहुत खुश हुई।
क्योंकि उसे तो ये सब बहुत पसंद था। बस फिर क्या था, अगले दिन निधि ने वो सब बनाकर तैयार कर लिया। अब साधना इसी तरह अपने लिए हरी सब्जी बना लेती और उससे कभी राजमा चावल, कभी छोले भटूरे, कभी चाउमीन, ये सब बनवाती रहती और निधि तो बड़े मजे से ये सब खाती रहती। फिर एक दिन वो बोली, माँ जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इनको मैंने बहुत जगाया लेकिन वो तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं। अरे क्यों परेशान होती हो बहू, थोड़ी गैस बन गई होगी, एक काम करो चाय और थोड़े पकौड़े बना लो, मौसम सुहाना हो रहा है। माँ जी यहाँ मेरे पेट पे दर्द के मारी जान निकली पड़ी और आपको खाने की पड़ी है। निधि का दर्द बढ़ते ही जा रहा था और हालत ये हुई कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देख साधना जोर से चिल्लाई, तभी अंकित वहां आ गया। वो सभी उसे जल्दी से अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने उनका चेकअप करने के बाद कहा, देखिए लगता है इनके पेट में बहुत ज्यादा गैस बनी हुई है। ये दिमाग में गैस टकराने की वजह से बेहोश हुई थी और खून की मात्रा भी कम ही है। लगता है ये हरी सब्जियां नहीं खाती। तब तक निधि भी होश में आ गई थी। तुम्हें बादी वाली चीजें जैसे राजमा, छोले ये सब कम करने होंगे और ये हेल्दी यानी कि हरी भरी सब्जियां खानी चाहिए। क्या? लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहती। अभी मैंने इस दुनिया में देखा ही क्या है। मैं अब से ये सब बेकार का खाना छोड़कर हरी भरी सब्जियां ही खाऊंगी। डॉक्टर की सलाह और दवाइयों से निधि कुछ समय बाद ठीक हो गई। अब उसने रसोई में आकर खाद डालकर फिर से उस रसोई में सब्जियां बो दी। ये देख उसकी सास बोली, बहू ये क्या कर रही हो? माँ जी मैंने ही आपकी हरी भरी रसोई की सब्जियों में पानी में नमक डालकर उनको खराब कर दिया था, लेकिन अब मुझे अकल आ गई है। अब हर सर्दियों में हमारी रसोई खूब हरी भरी रहेगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। गलती माफ करने लायक तो नहीं थी, लेकिन जब तुम अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर ही रही हो तो फिर मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी। अब निधि भी पूरे मन से अपनी रसोई को हरा भरा करने में लग गई और फिर उनके हो जाने पर उन्हें ताजी सब्जियों का खाना बनाने लगी। सुनिए, अब थोड़ा रुक जाइए, आ जाइए, खाना खा लीजिए। अच्छा, अब क्या बनाया है आज खाने में? करारी भिंडी, आपको बहुत पसंद है ना? अरे राधिका, खुश कर दिया तुमने तो। क्या खुशबू है, मजा आ जाएगा आज तो खाने में। अब बस खुशी होते रहोगे या खाओगे भी? अब तुम भी आओ ना। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बाद में नहीं, आ जाओ मेरे साथ खाओ। श्याम की जिद पर राधिका ने भी खाना शुरू कर दिया। श्याम और राधिका की शादी को 5 साल हो गए थे। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। श्याम एक किसान था और खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा करता था। श्याम दिन भर अपने खेत में काम करता और राधिका घर संभालती। खाना खाने के बाद राधिका श्याम को एकटक देखती रही। अरे अब क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि आप दिन भर कितनी मेहनत करते हो और आपकी इस मेहनत का फल कोई और ही ले जाता है। अच्छा, वो सरपंच की बात कर रही हो। अब बात तो साफ है ना राधिका, कर्जा लिया है तो पाटना तो पड़ेगा ही ना। बोलो। मैं सरपंच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस किशन की बात कर रही हूँ। सारा दिन मेहनत आप करते हो और सारा मुनाफा वो लेता है। अरे तो उसमें अब मैं क्या करूं? खेती बाड़ी छोड़कर उस किसान की तरह सब्जी बेचने लग जाऊं क्या? हाँ तो उसमें बुराई ही क्या है, और उसके लिए खेती छोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो सब्जी आप उगाते हो उसे आप खुद ही जाकर बेचा करो ना। अच्छा, और खेती बाड़ी कौन देखेगा? आप ही देखोगे, और जरूरत पड़ी तो मैं मदद कर दिया करूंगी। देखो, चाहे थोड़ी कम ही खेती कर लो, पर अपनी सब्जी आप खुद ही बेचो। मुझे एक बात बताओ जरा, इस बार वो किशन टमाटर कितने में लेकर गया आपसे? अब 50 किलो निकले थे तो वही 5 रुपए के हिसाब से लेकर गया था वो। हे भगवान, आपको पता भी है कि बाजार में इस समय टमाटर का क्या भाव चल रहा है? वो आपके ही टमाटर पूरे 5 गुना महंगे बेच रहा है बाजार में। अरे पर मुझे नहीं आता ये दुकान चलाना। दुकान चलाने को कौन कह रहा है? बस आप अपनी सब्जी लेकर बाजार में बैठ जाओ, लोग अपने आप आएंगे आपके पास सब्जी खरीदने के लिए। अब ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम घर जाओ। राधिका खाने का डिब्बा लेकर घर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद श्याम बहुत देर तक उसकी बात पर सोच विचार करता रहा। राधिका ने बात ठीक ही कही थी, पर तभी श्याम को सरपंच सूरजमल का ख्याल आया, जो कि 1 नंबर का खड़ूस और लालची आदमी था। दरअसल श्याम के पिता ने अपने बुरे वक्त में कई साल पहले सूरजमल से उधार लिया था, जिसके बदले में श्याम का आधा खेत सरपंच के पास अब तक गिरवी पड़ा हुआ था। श्याम उस खेत पर खेती नहीं कर सकता था, वहाँ सरपंच के लोग ही खेती करते थे। श्याम अपना खेत वापस तो पाना चाहता था, पर सरपंच से खेत छुड़वाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए
वो हर महीने किश्त के तौर पर एक रकम सरपंच को देता था। फिर अगले दिन, भैया कुछ पूछना था आपसे। हाँ भैया बताओ। मैं एक किसान हूँ, सोच रहा हूँ कि कल से मैं भी अपनी सब्जियां यहीं बेचने लगूं खुद से। हाँ हाँ बढ़िया विचार है, पर इसके लिए तुम्हें सरपंच जी से पूछना पड़ेगा और उन्हें यहाँ का टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स? पर वो किस लिए? अरे ये जो तुम पूरा चबूतरा देख रहे हो ना, जिस पर सब लोग सामान बेच रहे हैं, असल में ये सरपंच के खेत पर बना हुआ है और ये चबूतरा भी उसी ने बनवाया है। हमारी मजबूरी है, इसीलिए हम सबको यहीं बैठना पड़ता है। रोज के 50 रुपए देने पड़ते हैं उस सरपंच को, और अगर ये पैसे नहीं दिए तो उसके लठैत आकर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। अरे ये तो बड़ी नाइंसाफी है भैया। है तो सही, पर क्या कर सकते हैं, अब जो है मैंने तुम्हें बता दिया। श्याम मुरझाया हुआ चेहरा लेकर अपने घर चला आया। उसने राधिका को सारी बात बता दी। राधिका ने कुछ देर अपना दिमाग लड़ाया और फिर, सुनो, मेरे पास एक तरीका है। अब क्या? बोलो तो। हमारे गांव के सबसे नजदीक का गांव है बिशनपुरा। आप वहां जाकर भी तो अपनी सब्जियां बेच सकते हो। वहां ये सब चक्कर नहीं है। मेरी एक सहेली रहती है वहां, उसका पति गोलगप्पे का ठेला लगाता है, उसे तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, अगर ऐसा है तब तो ये सही रहेगा, लेकिन एक समस्या है, बिशनपुरा तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, तो मैं रोज वहाँ जाऊंगा कैसे? सड़क नहीं है पर नदी तो है ना। देखो, जिस जिस नदी के किनारे हमारे गांव बसा है, बिशनपुरा भी तो उसी नदी के दूसरे छोर पर बसा है। अब बस आपको एक नाव बनानी पड़ेगी वहां तक जाने के लिए, उसे चलाने में भी कोई खर्चा नहीं। श्याम को राधिका की बात भा गई। अगले ही दिन श्याम ने अपनी जमा पूंजी से मोटी रकम खर्च कर गांव के बढ़ई से एक बढ़िया नाव बनवा ली और फिर वो उस नाव को नदी में लेकर गया। उस दिन राधिका और श्याम बहुत देर तक नाव में नदी की सैर करते रहे। श्याम नाव चलाकर उसे बिशनपुरा तक घुमा लाया। राधिका ने देखा कि वहाँ राशन वगैरह की दुकानें तो थी, पर सब्जी की दुकानें बहुत ही कम थी, और ये देखकर श्याम और राधिका की अच्छी कमाई की उम्मीद और बढ़ गई। अगले दिन से ही श्याम अपनी नाव से सब्जियां लेकर बिशनपुरा जाने लगा। वो वहाँ जाता और सब्जी बेचता। बिशनपुरा के लोगों को भी उसकी सब्जियां पसंद आई, क्योंकि सीधे खेत से लाने की वजह से वो सब्जियां बहुत ताजी रहती थी। साथ ही श्याम सब्जियों के वाजिब दाम ही लेता था। तो इस तरह राधिका और श्याम के दिन बहुरने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद, राम राम सरपंच जी। आ गया तू श्यामू? जी मालिक। सुना है आजकल बड़े नोट छाप रहा है। कहाँ सरपंच जी, बस 2 पैसे बच जाते हैं। मालिक, ये इस महीने की किस्त है। मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी है। अरे रुक तो सही, कहाँ की जल्दी है? वैसे दिमाग तो खूब लगाया तूने, टैक्स नहीं दिया। चल कोई बात नहीं, पर अपना उधार तो चुका भाई, जो तेरे बाप ने मुझसे लिया था। अब चुका तो रहा हूँ सरपंच जी, हर महीने किस्त देकर जाता तो हूँ आपको। देख, अब बहुत हुआ, या तो तू मेरे पूरे पैसे एक साथ लौटा, वरना अपना खेत मेरे नाम कर दे, समझा? पर सरपंच जी, परवर कुछ नहीं, 3 दिन का वक्त दिया है तुझे, जा जाकर पैसों का इंतजाम कर, वरना अपना खेत भूल जा, समझा? असल में सूरजमल श्याम से चिढ़ गया था। उसे इस बात से तकलीफ थी कि श्याम उसके बाजार में सब्जी क्यों नहीं बेच रहा है, इसीलिए अब वो उसे परेशान कर रहा था। उधर श्याम को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने तय कर लिया कि वो आधा गिरवी रखा खेत सरपंच के नाम ही कर देगा। अगले दिन बहुत भारी मन से श्याम सरपंच के पास पहुंचा। हाँ बता, फिर क्या सोचा तूने? सरपंच जी, इतनी बड़ी रकम तो मैं चुका नहीं पाऊंगा, आप मुझे ले चलिए कचहरी, मैं जमीन आपके नाम ही कर दूंगा। वैसे उधार निकाल कर उसमें से कुछ पैसे बचेंगे क्या? क्यों, बस उधार ही चुकाएगा क्या? मेरा ब्याज वो कौन देगा है? ठीक है सरपंच जी, मैं कल सुबह आ जाऊंगा आपके पास, चलेंगे फिर कचहरी। उस रात श्याम को एक पल के लिए नींद नहीं आई, क्योंकि उसका आधा खेत उसके हाथों से निकल रहा था और अपना खेत बचाने के लिए फिलहाल उसके पास कोई तरीका नहीं था। तभी आधी रात को उसे बादलों के बहुत तेज गरजने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में झमाझम बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज थी। पूरे 4 दिनों तक वो बारिश ऐसे ही होती रही और पूरा गांव बाढ़ में डूबने लगा। कचहरी जाना तो दूर, फिलहाल कोई अपने घर से बाहर तक नहीं जा पा रहा था। बाढ़ की वजह से लोगों को बहुत परेशानियां होने लगी। किसी के घर में पीने का पानी नहीं बचा था तो किसी के घर में अनाज खत्म हो गया। ऐसे में श्याम ही वो इंसान था जिसने सबकी मदद करने के बारे में सोचा। वो अपनी नाव की मदद से सबकी जरूरत का सामान उन तक पहुंचा रहा था। हर कोई श्याम की तारीफ कर रहा था। और फिर, अजी सुनते हो? हाँ, क्या हो गया? अरे आपने सुना क्या, सरपंच जी के घर की दीवार गिर गई है। बारिश का सारा पानी उनके घर में घुस गया है। शांता बता रही थी कि बाकी लोग तो सही समय पर निकल आए, लेकिन सरपंच जी अपने पोते के साथ घर के अंदर फंस गए हैं। अरे तो मुझे जाना चाहिए, फौरन जाना चाहिए।
इतना कहकर श्याम ने तेजी से अपनी नाव चलाई। उसने जाकर देखा तो वाकई सरपंच अपने पोते को कंधे पर बिठाए पानी में डूबा खड़ा था। वो चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहा था। बाढ़ का पानी उसके गले तक आ रहा था, लेकिन श्याम फौरन अपनी नाव लेकर सरपंच के नजदीक गया और सरपंच और उनके पोते को अपनी नाव पर बिठाकर बाहर निकाल लाया। पूरे 3 दिनों तक सरपंच और उसका पोता श्याम के घर की छत पर रहे। जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो श्याम ने सरपंच से कहा, सरपंच जी, अब रास्ते खुल गए हैं तो कचहरी चलें। बस करो श्याम, मेरी आंखें खुल गई हैं भाई। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बाबा को बहुत परेशान किया, पर फिर भी तुमने मेरी और मेरे पोते की जान बचाई। मुझे माफ कर दो। और रही बात उस खेत की, तो वो हमेशा से तुम्हारा था और आगे भी तुम्हारा ही रहेगा। और हाँ, एक बात और, तुम्हें अब गांव में जहां और जैसे सब्जी बेचनी है तुम बेच सकते हो, वो भी बिना किसी टैक्स के। सरपंच की बात सुनकर श्याम और राधिका खुशी से मुस्कुराने लगे। बारिश थम गई थी, लेकिन उसने सूरजमल के मन पर चढ़े मैल को हमेशा हमेशा के लिए धो दिया था।